नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राहुल बाबरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीपीएससी द्वारा विगत 28 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस के सीरीज को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 50 से 60 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब आगे के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो चलिए इसमें बताना है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उस के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 कहता है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इस प्रश्न में बताना है कि मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती एवं रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। इस प्रकार मनसबदारी व्यवस्था के लागू करने का पीछे का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन व्यवस्था था। आइए अब आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 63 कहता है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जिसमें कथन ए है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। वहीं कारण आर कहता है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसमें बताना है कि उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलिए बताइए, ऊपर के 2 वक्तव्यों में को लेकर के कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोनों कथन ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 कहता है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो चलिए इसमें बताना है कि प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जिसका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था, जो कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 कहता है, उदायन के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें बताना है कि मौर्य शासक उदायन के समय मगध की राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पाटलिपुत्र। उदायन के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदायन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल
तक मगध की राजधानी बनी रही। इस प्रकार उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 कहता है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें बताना है कि मगध की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी हुआ करती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। चूंकि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी अर्थात गिरिव्रज हुआ करती थी, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ई है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। मगध प्रशासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज अर्थात राजगिरी थी। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 कहता है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसमें बताना है नंद वंश के अंत के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मौर्य। नंद वंश के शासन के अंत के पश्चात मौर्य वंश का शासन आरंभ हुआ। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के बाद हुई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा थे। पहला उग्रसेन अर्थात महापद्मनंद, दूसरा पंडु, तीसरा पांडुगतिक, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविष्णक, सातवां दस सिद्धक, आठवां कैवर्त तथा नौवां और अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश की कुरीतियों के विरोध का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का उदय हुआ। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 कहता है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो इसमें बताना है कि किस लेखक के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाख दत्त अर्थात विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है विशाख दत्त की कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी कहा जाता है। विशाख दत्त के 2 अन्य रचना भी हैं। प्रथम देव चंद्रगुप्तम तथा दूसरा अभिसारिका वंचितक या वंधितक। इस प्रकार विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 कहता है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसमें बताना है कि कौन सा जो मगध का राजा था वो सिकंदर महान के समय हुआ करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात धनानंद। धनानंद मगध का राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहु धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भवसाल उसका सेनापति था। इस प्रकार मगध शासक धनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। आइए अब आज के अंतिम प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है। तो चलिए बताइए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात लकड़ी से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुप्रहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। इस प्रकार मगध शासक चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था।
इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।